सेक्स की मांग अश्लील नहीं है, लेकिन जो समाज सेक्स की निंदा करेगा उस समाज में सेक्स की अश्लील मांग शुरू हो जाएगी। सेक्स की मांग अश्लील नहीं है, लेकिन सप्रेसिव सोसाइटी सेक्स की मांग को अश्लील रास्तों पर ले जाएगी। खाने की मांग कोई पाप नहीं है, कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां 16 वर्ष तक मैंने कभी रात को खाना नहीं खाया और सोचता था कि रात खाना खाया तो नरक गया। न कभी घर में किसी को खाते देखा था, और जो आसपास खाते थे तो घर के लोगों का भाव भी देखा था कि वो सब नरक जाने वाले। 16 साल तक घर के बाहर भी ज्यादा नहीं गया था, तो मुझे कभी रात खाने का मौका भी नहीं आया। एक बार कुछ मित्रों के साथ पिकनिक पे गया, कॉलेज में पहुंचा तो वो तो सब रात को खाने वाले थे। पहाड़ पर दिन भर घूमे, थक गए, उन्होंने दिन तो खाने की कोई फिक्र न की, रात खाना बनाना शुरू किया। अब मैं दिन भर का भूखा हूं, थका मांदा हूं, उनके खाने की सुगंध सामने ही खाना बन रहा है। मेरा पूरा मन तो इंतजार कर रहा है कि खाना मत खाना, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और भूख कह रही है कि खाना खाना ही पड़ेगा। असंभव है रोकना। फिर उनके खाने की सुगंध घेर रही, फिर उन सबका मनाना भी आकर्षण दे रहा है कि खाइए, उससे क्या बिगड़ता, हम सब नरक जाएंगे तो तुम भी चले चलना, इतने लोग सब नरक जाएंगे। उनकी बात आखिर में मान ली, खाना खा लिया। खाना तो खा लिया, लेकिन रात में 3 बार वॉमिट हुई। जब तक पूरा खाना नहीं निकल गया तब तक मैं रात में सो नहीं सकती। उस दिन मैंने ये सोचा कि ये पापपूर्ण चीज थी, इसलिए वॉमिट हो गई। आज मैं जानता हूं पापपूर्ण होने से कोई संबंध न था। मेरा जो विरोध था, मेरी जो निंदा थी, मेरे जो मन का भाव था, मेरी जो सप्रेसिव दिमाग था कि नहीं खाना है, उसने रिवोल्ट पैदा किया, उसने वॉमिट भी पैदा कर। अब तो बहुत बार खा रहा हूं और वॉमिट नहीं होती, इतने लोग खा रहे हैं उन्हें नहीं होती। उस दिन मैंने यही समझा था कि वॉमिट जो है वो पाप को बाहर फेंक देने के लिए। सेक्स की मांग तो स्वाभाविक है, ना हो तो आदमी बीमार। वो मांग तो स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक मांग को अगर हम सब तरफ से निंदा करें और रोकने की कोशिश करें तो मांग अश्लील बन जाएगी, पापपूर्ण बन जाएगी। उस आदमी को भी लगने लगेगा कोई अपराध का काम हो रहा है, वो उससे चोरी से भी करने लगेगा, और ऐसे उपाय खोजेगा जहां वो मांग भी पूरी हो जाए अश्लील, और कोई बाधा भी ना पड़े। अब 2 ही उपाय हैं, या तो वो पिक्चर देख के पूरा कर ले, और या सड़कों पर चलती स्त्रियों के वस्त्र छीन ले। एक ही उपाय है, या तो कविता पढ़ के पूरी कर ले, या बाथरूम में गालियां लिख के पूरी कर ले। वो कुछ उपाय खोजेगा और उस उपाय से एक नई मांग पैदा होगी, एक नया बाजार पैदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्स की मांग गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि सेक्स के संबंध में हमारी जो धारणा है दुश्मनी की, वो गलत है। वो दुश्मनी की धारणा अश्लीलता पैदा करती है। अश्लीलता दमन का सहज परिणाम, और जितना स्वस्थ समाज होगा उतना कम दमन वाला होगा, उतनी कम अश्लीलता होगी, क्योंकि चीजों के तथ्यों को हमने स्वीकार कर लिया होगा। एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा है, एक छोटे से बच्चे के मन में भी जिज्ञासा है कि लड़की का शरीर कैसा है, एक छोटी लड़की के मन में भी जिज्ञासा है कि लड़के का शरीर कैसा है, और हम सबने उसके शरीर ढांके हुए हैं। और जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि लड़के को लड़की कुछ अलग मालूम पड़ती है, लड़की को लड़का कुछ अलग मालूम पड़ता है। घर के लोग अलग अलग होने का भाव भी पैदा करते हैं, कॉन्शियसनेस भी पैदा करते हैं। वो लड़का है, वो लड़की है, लड़का गुड्डी खेल रहा हो तो इंकार करते हैं क्या लड़कियों जैसा काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है वो जानना चाहे कि फर्क क्या है, भेद क्या है, और कभी उसको पूरा नहीं दे तो वो छिपके देखना चाहता है। वो डॉक्टरी का खेल खेल के और लड़की के घांगरे के भीतर घुस जाना चाहता है, कुछ ना कुछ उपाय खोजेगा। अब ये उपाय अश्लील हुए चले जा रहे हैं, ये उपाय खतरनाक हुए चले जा रहे हैं। इनका ईजाद करने वाला बच्चा नहीं है, इनका ईजाद हम करवा रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। अगर लड़के और लड़कियां नंगे साथ खेल रहे हो, स्नान कर रहे हो, एक उम्र तक नंगे बड़े हो रहे हैं, और कोई कॉन्शियसनेस न दी जा रही हो कि ये शरीर अलग, ये शरीर अलग, वो उसके अलगपन से परिचित हो गए होंगे, वो बड़े हो गए होंगे। आज भी आदिवासी समाज में शरीर के प्रति वो जुगुप्सा नहीं है जो हमने। शरीर खुले हुए हैं, जुगुप्सा का सवाल क्या है? सीक्रेसी नहीं है तो अश्लीलता का सवाल क्या है? एक आदिवासी को हैरानी ही होती है ये बात देख के कि स्त्रियों के स्तनों का इतना प्रचार विज्ञापनों में हो, फिल्मों में हो। एक हैरानी ही होती है कि मामला क्या है, ये दिमाग खराब हो गया लोगों का। स्त्री के स्तन है तो ठीक बात है, इसमें मामला क्या है तब बढ़ाने का? और कालिदास से लेकर और सारे कवि स्त्री के स्तनों की चर्चा कर रहे हैं, महाकवि भी वही चर्चा कर रहा है, कालिदास भी वही कह रहे हैं, सारे लोग वही कह रहे हैं। कालिदास को जंगल में फल लटके दिखाई पड़ते हैं तो भी यही दिखाई पड़ता है कि स्त्री के स्तनों जैसे फल लटके हुए। ये कुछ ना कुछ अस्वस्थ हो कि कहीं कोई बात, कहीं हमने ऐसा धक्का दिया है कि हमने परवर्षण का उपाय पैदा कर दिया। नहीं तो फल में फल दिखाई पड़ना चाहिए, फल से स्त्री के स्तन के देखने का क्या चौका? कोई मामला नहीं समझ में आता, कोई एसोसिएशन नहीं दिखता। लेकिन हमने जब सब तरफ से रोका है तो माइंड नए नए मार्ग खोज रहा है, नई तरकीबें खोज रहा है और नए उपाय खोज रहा है। ये मांग हमारी जो शुद्धतावादी दृष्टि है उसने पैदा की।
और मजा यह है कि वो शुद्धतावादी दृष्टि कहती है कि हम नियम इसलिए पैदा करते हैं कि आपको स्वस्थ कर सके, हम व्यवस्था इसलिए देते हैं कि आप गड़बड़ ना हो जाए, हम अनुशासन इसलिए बनाते हैं कि आदमी भटक न जाए, और उसके अनुशासन, उसकी व्यवस्था, उसके सारे नियम मिलके जैसा आदमी है उसको भटका रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कोई व्यवस्था ना हो, कोई नियम ना हो, मैं ये कहता हूं कि अभी जो व्यवस्था है अवैज्ञानिक है। व्यवस्था जरूर हो, नियम भी जरूर हो, अनुशासन भी जरूर हो, लेकिन वैज्ञानिक हो, क्योंकि इस व्यवस्था और नियम का ये आउटकम है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। और मजा ये है कि हम सोचते हैं कि व्यवस्था को और मजबूत करो, तब ये रुक जाएगा, इसको हम जितना मजबूत करेंगे उतना ये बढ़ जाएगा। ये उसी से पैदा हो रहा है, ये उसी से संबंधित है। ये बात ठीक है कि कोई नियम जरूरी है समाज को चलाने के लिए, लेकिन जो नियम हमने आज तक बनाए हैं वो समाज को चलाने में कम, रोकने में ज्यादा साधक हुए। ये भी सच है कि समाज में एक व्यवस्था, एक स्थिरता चाहिए, लेकिन स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं, और व्यवस्था का मतलब मार डालना नहीं। और आदमी की जिंदगी को सब तरफ से अगर इतने सींचों में बांध दिया जाए कि हिलना डुलना मुश्किल हो जाए, तो वो छलांग लगा के कूद पड़े और सब तोड़ दे, ये भी मुश्किल नहीं, ये भी आसान है, ये उसी से पैदा होगा। मेरी दृष्टि में हमारी अश्लीलता हमारी नैतिकता का फल है। सेक्स का नहीं कह रहा हूं, सेक्स का परवर्शन हमारी नैतिकता करती है, जैसी नैतिकता हमने बना रखी। इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई नैतिकता ना हो, इसका केवल मतलब इतना है कि जो नैतिकता अब तक है वो बहुत गहरे में अनैतिक है, उसके परिणाम अनैतिक है। नैतिकता पूरी बदलनी पड़ेगी, कुछ और ढंग से सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे लड़कियों को नग्न देखना चाहते हैं, लड़कियां बच्चों को नग्न देखना चाहती हैं, तो नैतिक समाज वो होगा जो इसकी सरलतम सुविधापूर्ण व्यवस्था कर दे कि बच्चों को खुद अपने प्राइवेट रास्ते न खोजने पड़े। तो शायद एक बच्चा ज्यादा स्वस्थ पैदा हो सकेगा, जिज्ञासा उसकी पूरी हो गई, वो आगे बढ़ जाएगा, वो अटकाव नहीं रह जाएगा, वो उलझाव नहीं रह जाएगा, वो किसी तस्वीर में नंगा देखने की आतुरता छोड़ देगा। तस्वीर का नंगा होना अर्थहीन हो जाएगा, उसने नंगे लोगों को देख लिया है, तस्वीर में देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। तस्वीर तभी तक सार्थक है जब तक सब्स्टिट्यूट, और वो सब्स्टिट्यूट रहेगी। और हम डरते हैं कि कहीं जब नंगी तस्वीर इतना नुकसान कर रही है, तो नंगी लड़की को देखना और नुकसान कर देगा। हमारे तर्क ये है, वो तर्क बिल्कुल गलत है। नंगी तस्वीर इसलिए नुकसान कर रही है कि नंगी लड़की को देखना असंभव है, नंगे लड़के को देखना असंभव है। हम एक दूसरे के शरीर से ही परिचित नहीं हो पाते, जो कि बिल्कुल सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है, न कुछ अश्लील है न कुछ बुरा है। ये जो मांग हम पैदा कर रहे हैं, ये मांग हमारी पैदा की हुई है, फिर ये मांग का उत्तर भी आएगा ही। और अब चूंकि हर चीज की आदमी की भीतरी मांग का, हर एक का शोषण संभव हो गया है, तो अब हम उसका शोषण भी करेंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था से शोषण करेंगे कि शोषण भी जारी रहेगा, मांग मिटेगी भी नहीं। एक आदमी, एक समाज अगर बच्चों को नग्न रखता हो एक सीमा तक, 8-10 वर्ष की उम्र तक, जब तक वो नग्न बहुत अच्छी तरह परिचित हो जाएं और नग्नता पर कोई ऑब्सेशन और टैबू ना हो, तो हम पाएंगे कि नग्नता एक अर्थ में मुक्तिदायी है बजाय खींचने के। नग्नता आकर्षक नहीं, सुंदर भी बहुत नहीं, शायद उसे देख के विकर्षण ही पैदा हो सकता है, आकर्षण बहुत कम। लेकिन उसे हमने, और जब हम नंगी तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर बहुत क्रिएटेड मामला है, उसको हम इस सारी व्यवस्था से बनाते हैं कि वो आकर्षक हो जाती है। फिल्म पे जो स्त्री हम देख रहे हैं वो स्त्री असली नहीं है, वो स्त्री 90% आदमी की ईजाद, उसकी सारी बनावट, उसका सारा सौंदर्य, उसके अंग का अनुपात, वो सब ईजाद, वो सारी व्यवस्था है, वो सब फोटोग्राफी है, वैज्ञानिक टेक्निक है। और एक ऐसी स्त्री हम देख रहे हैं जिसको पहले ऋषि मुनि स्वर्ग में अप्सरा की देखा करते थे, अप्सरा को, अब हम उसको फिल्म में देख रहे हैं। ऋषि मुनियों को अप्सरा देखनी पड़ती थी क्योंकि फिल्म उपलब्ध नहीं थी, हमको फिल्म देखने को मिल गई, इसलिए अप्सरा की हमने फिक्र छोड़ दी। लेकिन वो जो अप्सरा जैसी स्त्री खड़ी हो गई वो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसका एक बिंब हमारे मन में बनने वाला है, बनेगा ही, हमारी मांग भी वही, और कोई असली स्त्री उस बिंब को पूरा नहीं कर पाएगी तो कठिनाई हो ही जाने वाली। कोई असली स्त्री न उतनी सुगंधित मालूम पड़ेगी, न उतनी सुंदर मालूम पड़ेगी, न उतनी अद्भुत मालूम पड़ेगी। असली स्त्री असली होगी, ठोस होगी, शरीर होगा, शरीर में पसीना भी होगा, बदबू भी होगा, और सौंदर्य 2 दिन में फीका भी पड़ जाएगा। ठीक ही है, वो सौंदर्य ना फीका पड़ता, फासले पर है, दूर है। तो ये हमने जो नैतिक आरोपण से एक व्यवस्था पैदा की है, उस व्यवस्था से अश्लीलता आ गई, अश्लीलता से मांग आ गई, मांग को पूरा करना जरूरी हो गया। लेकिन पुराना नीतिवादी कहता है ये मांग से जो सप्लाई पैदा हुई है ये बंद कर दो। उसका कहना है कि सप्लाई बंद कर देने से मांग मिट जाएगी। ये मुझे अवैज्ञानिक मालूम पड़ता है। मांग कैसे मिट जाएगी? नई मांगे पैदा हो जाएंगी, और खतरनाक मांगे भी हो सकती हैं। आज अगर कलकत्ते में यह हालत है कि सड़क पर चलती स्त्री का कपड़ा उतार लें, पूरी धोती उतार लें और उसे नंगा कर दें, गहने छीनने की हमने बात सुनी थी, पूरी धोती ही उतार लें,
और नंगे स्त्री को बीच सड़क पे छोड़ दें और उससे कहें कि जाओ पास में दुकान है, वहां से धोती खरीद लें। अगर हम चित्रों में मौका और किताबों में मौका नहीं देते तो ये हो सकता है, ये बढ़ेगा, इसकी संभावना बढ़ती चली जाएगी। स्त्री को धक्का मारना भी रसपूर्ण होगा, हालांकि धक्का मारने में कोई भी रस नहीं हो सकता। एक प्रेमपूर्ण स्पर्श में तो रस हो सकता है, लेकिन सड़क पे चलते एक स्त्री को धक्का मार के निकल जाने में कौन सा रस हो सकता है, समझ के बाहर है। लेकिन जब प्रेमपूर्ण स्पर्श का कोई उपाय न रहा हो तो धक्का मारना भी रसपूर्ण हो सकता है। और एक लड़की पे एसिड फेंकना कौन सा अर्थ रखता होगा या कौन सी सेक्स से संबंधित होगा, इसकी कल्पना करनी मुश्किल है कि लड़की पे एसिड फेंकना सेक्स की किसी किताब में कभी नहीं सुझाया गया कि ये कोई सेक्स की रिलेशनशिप होगी। लेकिन अगर लड़की से दूर दूर रखोगे तो ये फल होने वाला है कि जो हमें इतने जोर से आकर्षित कर रहा है उसके पास भी नहीं जा सकते, उसको मिटा दो। ये विकृतियां पैदा होने वाली है, परवर्षण पैदा होने वाली। हमारी नीति को और हमारे परवर्षण को, हमारी विकृतियों को मैं एक ही चीज के दो हिस्से मानता हूं। और इसलिए परवर्षण जो मांगे पैदा कर रहे हैं उनको मिटाने का सवाल नहीं है, परवर्षण जहां से कार्स की तरह आ रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स जहां से है उसे बदलने का सवाल। मौलिक कारण हमारी नैतिक व्यवस्था है जहां से विकृतियां पैदा हो रही हैं। लेकिन पुराना नीति शास्त्री उस नैतिक व्यवस्था पर संदेह भी नहीं उठने देना चाहते। आप एक और बात कहें, वो बहुत बढ़िया है। आप कहें कि D.H. लॉरेंस की किताबों को पढ़ के कई स्त्रियों को लगा कि हमने तो कोई सेक्सुअल ब्लिस अनुभव ही नहीं की, और पहले उनको बिल्कुल नहीं लगा। इसमें थोड़ा सोचने जैसा है। पहले उनको बिल्कुल न लगने का कारण ये नहीं था कि उनको आनंद मिल गया, जो उनको मिल रहा था उसको ही वो आनंद समझे हुए बैठे थे, जो मिल रहा था। लेकिन वो आनंद लग नहीं रहा था, लेकिन किसी आनंद का कोई पता ही नहीं था, कोई बोध ही नहीं था। लेकिन बहुत गहरे अनकॉन्शियस में मांग तो रही होगी कि ये आनंद नहीं है, एक बोर्डम है रोज की जो हो रहा है। D.H. लॉरेंस को पढ़कर उनको पहली दफा पता चला होगा, पहली दफा कंपैरिजन पैदा हुआ होगा और उनके पूरे चित्त ने कहा होगा कि नहीं, वो आनंद नहीं था। मैं नहीं कहूंगा कि D.H. लॉरेंस पढ़ के नुकसान हुआ, मैं कहूंगा उनकी चेतना का विकास हुआ और जो अचेतन था वो प्रकट हुआ, बिल्कुल प्रकट हुआ। और उन स्त्रियों को जानना चाहिए कि वो आनंद नहीं था, तो शायद स्त्रियां वो व्यवस्था कर सके जहां आनंद मिल सके। अधिकतम स्त्रियों को सेक्सुअल क्लाइमेक्स कभी मिलता ही नहीं, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया उस चरम अनुभव का जो संभोग से उपलब्ध होना चाहिए, मगर उन्हें पता भी नहीं, क्योंकि दूसरा कोई सवाल भी नहीं। अंधे आदमी को अगर आंख वाले न मिले तो शायद वो यही समझता होगा कि ये होना स्वाभाविक है। सिमोन बेल ने लिखा है कि उसको 30 साल की उम्र तक सिर में दर्द पड़ा, वो कभी मिटा ही नहीं, और उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वो बचपन से साथ ही चलता। जब पहली दफा मिटा तब उसे पता चला कि मर गई। ये 30 साल तो मेरी खोपड़ी गर्म थी, लेकिन वो 30 साल गर्म थी तो पता कैसे चलती। जिन स्त्रियों को D.H. लॉरेंस को पढ़ के पता चला, वो अगर आनंद में होती तो पता नहीं चल सकता था। वो शायद यही कहते कि ठीक है, ये आनंद हमने पाया, या वो ये कहते हैं कि D.H. लॉरेंस फिजूल की बातें कर रहा है, हम तो इससे बहुत गहरा आनंद पा ही चुके हैं। लेकिन उनको ये लगा कि हमारा सब व्यर्थ था, वो आनंद नहीं था। मैं मानता हूं वो ठीक ही लगा। अधिकतम स्त्रियों को सेक्स से कोई आनंद नहीं मिलता, इसलिए अधिकतम स्त्रियां सेक्स के प्रति एक अरुचि जाहिर करती हैं जो पुरुष जाहिर नहीं करते। सच बात यह है कि पुरुष और स्त्री के क्लाइमेक्स में कुछ प्राकृतिक गड़बड़। पुरुष का क्लाइमेक्स बहुत जल्दी आ जाता है, स्त्री का क्लाइमेक्स थोड़ी देर से आता है। पुरुष निपट जाता है, तब तक स्त्री क्लाइमेक्स पे पहुंचती ही नहीं। और जो नीतिवादी लोग हैं, उन नीतिवादियों ने उपद्रव पैदा किया, उन नीतिवादियों की वजह से उपद्रव पैदा हुआ। उसके कारण असल में स्त्री के लिए, जिसको सेक्स फोरप्ले कहते हैं, उसकी जरूरत है बहुत देर तक। एकदम से सीधा संभोग किसी भी स्त्री को सुख नहीं दे सकता। उसको आधा घंटा, घंटा भर फोरप्ले की जरूरत है कि पुरुष उसके शरीर से खेले, सिर्फ संभोग में न चला जाए सीधा। उसके शरीर से इतना खेले कि वो करीब करीब सेक्सुअलिटी से भर जाए, उसका रोआ रोआ सेक्स से भर जाए, और तब अगर संभव हो तो वो करीब करीब एक साथ क्लाइमेक्स को छू सकते हैं, नहीं तो वो छू नहीं पाते, स्त्री ठंडी ही रह जाती। लेकिन दूसरे की स्त्री के साथ तो फोरप्ले हो सकता है, अपनी स्त्री के साथ फोरप्ले करने की कौन सुविधा पाता? कैसे सुविधा पाएगा? कौन जरूरत समझता है? एक एक्ट है जिसको निपटाया और खत्म किया, वो 1-2-4 मिनट में निपट जाता है। तो स्वभावतः स्त्रियां ऊब जाती हैं और उनको लगने लगता है कि सब गंदगी, और इसलिए वो साधु सन्यासियों के पास पहुंचती हैं जहां वो समझाते हैं कि सब गंदगी, ये सब नरक है, इसमें कुछ सार नहीं। और उनको जचती है ये बात कि ये सार नहीं है कोई, क्योंकि सार उन्हें कभी दिखाई नहीं पड़ा। पुरुषों को ये बात इतनी नहीं जचती कि सार नहीं, पुरुषों को कुछ सार दिखाई पड़ा। लेकिन अगर स्त्री ठीक चरम स्थिति में न पहुंच सके, जिसको पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, अगर वहां तक न पहुंच सके तो पुरुष का भी आनंद पूरा नहीं होता।